हेलो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल सच होगा कि एक विद्यार्थी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी से बड़ा इंस्पिरेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। इनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा अग्नि की उड़ान में इन्होंने एक विद्यार्थी के जीवन में होने वाले तमाम दुखों को अपनी जिंदगी के लिए हास्य से पिरोया है। उन्होंने बताया है कि कैसी छोटी छोटी असफलता सफलता के बीज बोने में मददगार साबित होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमें आपका अटेंशन चाहिए। इनके लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट्स बिगिन। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता जैनुल अबादीन के पास ना ही कोई अच्छी तालीम थी और ना ही कोई हैसियत। ये बोट चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इनके साथ अहमद जलालुद्दीन भी थे, जिनकी शादी बाद में कलाम जी की बहन जोहरा से हुई। बचपन में सबसे ज्यादा ये 3 लोगों से प्रभावित हुए, अपने पिता जैनुल अबादीन, अपने बहनोई जलालुद्दीन और अपने चचेरे भाई शामसुद्दीन से। शामसुद्दीन अखबार बेचा करते। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब कलाम जी 8 साल के थे तब अखबार कलेक्ट करने में शामसुद्दीन को एक मददगार की जरूरत पड़ी और इस तरह ये इनकी पहली आमदनी की वजह बने। जंग खत्म होने के बाद कलाम जी ने रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने की इच्छा जताई। रामनाथपुरम 50,000 आबादी वाला कस्बा था। यहाँ इनको एक टीचर आयुदर्री सोलोमन ने बहुत प्रभावित किया। वो कहा करते, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है: ख्वाहिशें, यकीन और उम्मीद। 1950 में ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिए। इनकी दिलचस्पी साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगी। किसी भी एयरक्राफ्ट को देखकर ये एक खिंचाव महसूस करते। इसी कॉलेज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्हें पता चला कि इनका सब्जेक्ट फिजिक्स था ही नहीं जो इनके सपनों से मेल खाए। इन्हें इसके लिए MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेना था और ये इंटरमीडिएट करने के बाद भी किया जा सकता था। BSc की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। किसी तरह ये MIT के चयनित उम्मीदवारों में इनका नाम तो आ गया, पर दाखिला के लिए उनको 1,000 रुपये की ज़रूरत थी और इतने पैसे इनके अब्बा के पास कभी था ही नहीं। इनका दाखिला इनकी बहन जोहरा ने अपने कंगन गिरवी रखकर करवाए। ये देखकर कलाम जी की आंखों में आंसू भर आए। फर्स्ट ईयर पास होने के बाद जब ब्रांच सिलेक्ट करने की बारी आई तब इन्होंने फौरन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT से पास होने के बाद बंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL में ये एज ए ट्रेनी शामिल हो गए। यहाँ इन्हें अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। HAL से जब ये इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल ग्रेजुएट बनकर निकले तब इनके सामने 2 मौके आए और दोनों ही मौके इनके वर्षों के पुराने सपनों को पूरा करने वाले थे। एक मौका था एयरफोर्स का और दूसरा मौका था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में DTDP, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। इन्होंने दोनों जगह अर्जी भेजी और इनका बुलावा दोनों जगह से आ गया। एयरफोर्स के लिए इन्हें देहरादून बुलाया गया और DTDP के लिए दिल्ली। 1 हफ्ता ये दिल्ली में ठहरे और DTDP का इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू काफी अच्छा गया और वहां से ये देहरादून आ गए एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। 25 उम्मीदवारों में से ये 9वें नंबर पे थे और सिलेक्शन 8 का ही होना था। ये काफी मायूस हुए क्योंकि इनका लगाव एयरक्राफ्ट से उतना ही था जितना एक शायर को अपने शायरी से होता है। कुछ दिन बाद DTDP का परिणाम घोषित किया गया और इन्हें 250 रुपए के मासिक तनख्वाह पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट चुन लिया गया। 1958 में इन्हें विमानों का रख रखाव का अनुभव हासिल करने के लिए एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेज दिया गया। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बंगलौर में ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का स्थापना किया गया और इनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी गई। बंगलौर में ही इन्हें स्वदेश हॉरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। ये समय से पहले ही बनकर तैयार हो गया। इसका नाम शिव की सवारी के आधार पर नंदी रखा गया। ये प्रोजेक्ट आपसी कंट्रोवर्सी के चलते बंद हो गया। एक दिन जब अचानक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर MGK मेनन मुआयने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कलाम जी से नंदी की सवारी की इच्छा जताई। प्रोफेसर MGK मेनन नंदी की सवारी से काफी प्रभावित हुए। उसके 7 दिनों के अंदर ही कलाम जी को इकोस्पार इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से रॉकेट इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बुलावा आ गया। यहाँ इनकी मुलाकात डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई। 1962 में इकोस्पार ने केरला के थुम्बा नामक गांव में इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। उसके फौरन बाद ही इन्हें रॉकेट लॉन्चिंग के ट्रेनिंग के लिए नासा भेज दिया गया। यहाँ एक स्वागत कक्ष में इनका ध्यान एक पेंटिंग पे पड़ा। उस पेंटिंग में बहुत सारे भारतीय सैनिक रॉकेट लेकर युद्ध लड़ रहे थे। पेंटिंग को नजदीक से देखने से पता चला कि ये टीपू सुल्तान की थी।
वे ये देखकर बहुत ही गौरवान्वित हुए और मन ही मन बोले वो जिसके प्रशिक्षण के लिए वो अमेरिका आए हैं उसे करीबन 200 साल पहले अपनी जन्मभूमि भारत में ही इसे तैयार किया गया था। नासा से लौटने के बाद 21 नवंबर 1963 को हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ जिसका नाम नायक अपाची था। इसकी कामयाबी के बाद डॉक्टर साराभाई ने ISLV इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाने की इच्छा जताई। देखते ही देखते SLV पर भी काम शुरू हो गया। 1969 में कलाम जी का ट्रांसफर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया गया, जहां इनकी मुलाकात ग्रुप कैप्टन BS नारायणन से हुई। ये और कलाम ने मिलकर रैटोस बनाया। रैटोस मतलब रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ सिस्टम, जिसका काम मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रॉकेट की मदद से उड़ाना था। इसी बीच में डॉक्टर साराभाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कलाम जी काफी रोए, उनका दिल थम सा गया क्योंकि कलाम जी के सपनों को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने में साराभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद थुम्बा को एक बड़े पैमाने पर कॉम्प्लेक्स सेंटर बना दिया गया। इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC नाम दिया गया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश इसके पहले डायरेक्टर बनाए गए। SLV पर काम जारी ही था कि इनके बहनोई जलालुद्दीन का मरने की खबर आई। उसके बाद 1976 में इनके अब्बा का भी इंतकाल रामेश्वरम में ही हो गया। लगातार अपने प्रियजनों को खोते देख ये हताश भी होते गए, पर इन्होंने अपना काम जारी रखा। SLV-3 को उड़ाने का सपना 10 अगस्त 1979 को रखा गया। इस दिन ये उड़ी तो सही, पर दूसरी स्टेज पार करते करते 317 सेकंड बाद ये श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इसी बीच उनकी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। लगातार असफलताओं और सदमों की वजह से कलाम जी टूट चुके थे। SLV की दूसरी डेट 18 जुलाई 1980 रखी गई। आखिर में 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला SLV-3 लॉन्च हुआ, जो अगले ही 2 मिनट के अंदर अंतरिक्ष में था। मिशन सक्सेसफुल रही और इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस अफसोस इस बात का था कि जिसने SLV का आइडिया दिया था डॉक्टर साराभाई उनके बीच नहीं थे। पूरा हिंदुस्तान इनकी कामयाबी का जश्न मना रहा था। इन्हें PM इंदिरा गांधी से मिलने के लिए बुलावा आता है। ये उस समय अपने वेशभूषा को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि जो उनका पहनावा था वो एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। जिसके रिप्लाई में उन्हें कहा जाता है कि आपने जो देश के लिए काम किया है वो अमूल्य है, सर्वोच्च है। 26 जनवरी 1981 को इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनकी कामयाबी को देखकर उस समय के डिफेंस मिनिस्टर वेंकट रमैया ने अपना स्वदेशी मिसाइल बनाने का इच्छा जाहिर किया। देखते ही देखते ये इच्छा भी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गई। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टेक्टिकल कोड व्हीकल का नाम त्रिशूल रखा गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आकाश रखा गया। एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग और री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को अग्नि नाम दिया गया। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का टेस्ट हुआ, जिसकी वजह से तमाम मुल्क दहला उठी क्योंकि उस समय हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश था जो साइंस और टेक्नोलॉजी में निरंतर आगे बढ़ रहा था। 20 अप्रैल 1979 को अग्नि की टेस्ट रखी गई और आसपास के गांवों को खाली करा दिया गया। इनकी ये मिसाइल 2 बार फेल हुई और आखिर में 22 मई 1989 को इसके सक्सेसफुल होने की रिपोर्ट आई। 1990 की रिपब्लिक डे पर इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 25 अक्टूबर 1991 को ये 60 साल के हो गए। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के वक्त अपने ऊपर आत्मकथा लिखने का फैसला किया। इनका मकसद नाम कमाना नहीं था, बल्कि कुछ विद्यार्थी जो हताश हो जाते हैं अपनी असफलताओं को देखकर, शायद उन्हें इनकी बायोग्राफी से इंस्पिरेशन मिले और फिर से वो उठ खड़े हों। 1992 से 1997 तक ये प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO के सेक्रेटरियर रहे। 1997 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1998 में ये पोखरण 2 के टेस्ट में प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े और 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। इसके बाद इन्होंने अपना जीवन एकेडमी के बच्चों को शिक्षित करने में लगाया। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अपना स्पीच डिलीवर करने के दौरान इनकी हार्ट अटैक से मौके पे ही मौत हो गई।